Hello students, welcome to the TSN online education platform. Today we'll continue with our second chapter Kings, Farmers and Towns. इससे पहले हमने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो था मगध, जो कि 6 से लेकर 4th सेंचुरी BC से पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसकी पोजीशन थी। और इसमें भी जो सब अर्ली वहाँ पर एम्पायर थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। जो सबसे इम्पॉर्टेंट था उसमें वो मौर्यन एम्पायर था। नाउ कम टू द पेज नंबर 34, जिसमें हम पढ़ेंगे हाउ इम्पॉर्टेंट वाज द एम्पायर। हाउ इम्पॉर्टेंट वाज द एम्पायर व्हेन स्टूडेंट्स बिगन रिकंस्ट्रक्टिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री in the 19th century, the emergence of the Mauryan Empire was regarded as a major landmark. जब इंडिया में जो अर्ली हिस्ट्री थी उसको रिकंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में, उस समय जो मौर्यन एम्पायर था वो एक तरह से इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही एक मेजर लैंडमार्क की तरह लग रहा था उन्हें। इंडिया वाज इन अंडर कॉलोनियल रूल एंड वाज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और उस समय जो इंडिया था वो जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके अंदर आता था, उसका एक कॉलोनियल रूल था वहाँ पर, और ब्रिटिश जो एम्पायर है उसी का एक पार्ट था। 19th and early 20th century Indian historians found the possibility then there was an empire in early Indian, both challenging and exciting. 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में जब रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा था हमारी इंडिया की जो हिस्ट्री थी, जो अर्ली एम्पायर थे उनके बारे में, तो उस समय जो पॉसिबिलिटी थी इस एम्पायर की, मेजर मौर्यन एम्पायर की, वो बहुत ही चैलेंजिंग और एक्साइटिंग लग रही थी स्टूडेंट्स को। ऑल्सो सम ऑफ द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स एसोसिएटेड विद द मौर्यंस इंक्लूडिंग सम स्टोन स्कल्पचर वर कंसिडर्ड टू बी एग्जाम्पल ऑफ द स्पेक्टिकुलर आर्ट टिपिकली ऑफ एम्पायर। क्योंकि कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंड और साथ ही जो स्टोन स्कल्पचर्स थे उनसे मौर्यन एम्पायर के एक विशिष्टता झलकती थी, उनकी एक बहुत ही अलग बताती थी उसको कि जिस तरह का कल्चर था, जिस तरह की टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की थी, और साथ ही जो मैसेज अशोकन ने अपने इंस्क्रिप्शन पे दिए थे वो सभी कुछ मिलकर पूरी जो मौर्यन एम्पायर है या मौर्यन टाइम पीरियड है उसको बिल्कुल अलग और बहुत ही विशेषता उसकी बताती थी। Many of these students found the message on Ashokan inscription were very different from that of most other rulers, suggesting that Ashoka was more powerful and industrious, as also more humble than later rulers who adopted grandiose titles. साथ ही जो स्टोरियंस कुछ ऐसे थे जिन्हें कुछ स्टोरियंस को अशोका के जो मैसेज मिले थे, जो इंस्क्रिप्शन मिले थे, वो बहुत ही डिफरेंट थे बाकी जो उस टाइम पीरियड के या उनके बाद के जो भी किंग्स थे, रूलर्स थे, उनसे। स्टोरियंस ने माना कि जो अशोका थे वो बहुत ही पावरफुल और साथ ही इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सन थे, ऐसे शासक थे जो बहुत ही मेहनती और शक्तिशाली थे। साथ ही जो उनके साथ के और या बाद के जो किंग्स थे जो कि बहुत बड़ी बड़ी टाइटल्स अपने नाम के साथ जोड़ते थे, उनसे भी बहुत ज़्यादा हम्बल थे। So it is not surprising that nationalist leader in the 20th century regarded him as an inspiring figure. तो अगर 20th सेंचुरी में जब हमारे यहाँ पर स्ट्रगल हो रहा था फ्रीडम के लिए, उस समय अगर जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे वो अगर अशोका को अपना इंस्पायरिंग फिगर मानते हैं, अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं है या सरप्राइजिंग तक नहीं है, इसमें फैक्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अशोका को माना जाता है तो वे बहुत ही प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरते हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री में। Yet how important was the Mauryan Empire? It lasted for about 150 years, which is not a very long time in the vast span of the history of the subcontinent. Besides, if you look at map 2, you will notice that the empire did not encompass the entire subcontinent, and even within the frontier of the empire, control was not uniform. By the 2nd century BCE, new chiefdoms and kingdoms emerged in several parts of the subcontinent. तो ये इम्पोर्टेंट कैसे हुआ है
जो मौर्यन एम्पायर है, क्योंकि अशोक के इंस्क्रिप्शंस और जो उसके स्पेक्टिकुलर आर्ट्स थे उस टाइम पीरियड के, मौर्यन टाइम एम्पायर के, वो सभी उसको बहुत ही अलग और बहुत स्पेशल दिखाते हैं। लेकिन फिर भी ये एम्पायर जो था वो इतना महत्वपूर्ण था या नहीं, इसके बारे में देखें तो ये जो एम्पायर था उसका टाइम पीरियड था 150 ईयर तक। और ये जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसमें बहुत लंबा टाइम है इंडियन हिस्ट्री का, लेकिन उसमें जो मौर्यन एम्पायर का टाइम है वो बहुत ही कम है। 150 ईयर बहुत थोड़ा टाइम है। और अगर हम जो मैप है उसमें देखें तो मौर्यन एम्पायर का जो कंट्रोल था वो यूनिफॉर्मली सब जगह नहीं था। जो फ्रंटियर्स थे, जो सीमांत प्रदेश थे, वहाँ पर कंट्रोल अच्छे से नहीं था, बल्कि जो मेन रीजन थे बस वहीं तक उनका कंट्रोल था। तो क्या हम इसे इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं मौर्यन एम्पायर को? और सेकेंड सेंचुरी BCE तक आते आते कई सारे चीफडम्स और किंगडम्स, यानी नए शासक और जो शाही परिवार है या रजवाड़े बोल सकते हैं जिन्हें, वो आ गए थे, उनका उदय हुआ था। तो उस तरह से जो मौर्यन एम्पायर था वो 150 ईयर में ही ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू नोशन ऑफ किंगशिप, chiefs and kings in the south. The new kingdoms that emerged in the Deccan and further south, including the chiefdoms of the Cholas, Chairs and Pandyas in Tamilkam, proved to be stable and prosperous. किंगशिप की नए सिद्धांत जो कि जो साउथ में नए किंग्स और नए जो चीफ्स आए थे उन्होंने नए सिद्धांत दिए थे किंगशिप के बारे में। ऐसे किंग्स या किंगडम्स या ऐसे नए जो साम्राज्य हैं उनका उदय हुआ था डेक्कन और फर्दर साउथ में। साथ ही इनमें जो किंग एम्पायर थे या जो किंग्स थे वो बिलोंग करते थे चोल्स, चेर और पांड्या से। ये वंश है जो कि साउथ में थे और इनका जो कमांडिंग एरिया था वो तमिलकम, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में माना जाता है, वहाँ केरला और तमिलनाडु के प्रदेशों में। तो वहाँ पर ये नए राजवंशों का उदय हुआ था, जिनमें चेर, चोल और पांड्य ये 3 प्रमुख थे। ये राज्य बहुत ही प्रॉस्पेरस और स्थायी सिद्ध हुए थे, काफ़ी लंबे टाइम तक इनका शासन चला था। चीफ्स एंड chiefdoms. A chief is a powerful man whose position may or may not be hereditary. He derives support from his kingfolk. His function may include performing special rituals, leadership in warfare, and arbitrating disputes. He received gifts from his subordinates and often distribute these amongst his supporters. Generally, there are no longer armies and officials in chiefdoms. चीफ्स या चीफडम्स यानी सरदार और उनकी सरदारी। चीफ्स वे पर्सन होते थे जो कि बहुत, जिनकी जो पोजीशन है वो या तो उन्हें हेरिडिटरी होती थी, उन वंश से मिली होती थी, या फिर नहीं ऐसे होते थे जो पावर गेन करते थे, यानी उनकी जो पूर्वज थे वो पावरफुल नहीं थे। तो ये हेरिडिटरी होती भी थी कई बार और नहीं भी होती थी। उन्हें अपने किंग फॉल का सपोर्ट मिलता था, अपने परिवार जो उसके साथ जो भी परिजन होते थे उनका सपोर्ट इन लोगों को मिलता था। और उनका मेन वर्क होता था वो जो स्पेशल रिचुअल्स होते थे उनको परफॉर्म करना, या फिर जो वारफेयर से लड़ाइयाँ हैं उनमें लीडरशिप करना। साथ ही जो डिस्प्यूट्स होते थे उनमें आपस में उनको सुलझाना उनका काम होता था। वो जो सबऑर्डिनेट से जो उनके मध्यस्थ थे या उनके जो उनकी अधीन होते थे उन लोगों से गिफ्ट लेते थे, जबकि जो राजा किंग्स होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे। और ये गिफ्ट जो इन्हें मिलते थे वो अपने जो सपोर्टर्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। और जनरली इनकी कोई भी रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, तो साथ ही उनको ऑर्डिनेट करने के लिए उनको
ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑफिशियल्स भी नहीं होते थे। वी नो अबाउट दीज स्टेट्स फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज। फ्रॉम इंस्टेंस द अर्ली तमिल संगम टेक्स्ट्स contain poem describing chiefs and the way in which they acquired and distributed resources। इन राज्यों के बारे में जो हमें नॉलेज मिलता है, जानकारी मिलती है, वो बहुत से सोर्सेज से मिलती है। फॉर इंस्टेंस हम तमिल संगम का लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, जिसमें जो जानकारी हमें मिलती है वो पोएम्स के थ्रू में मिलती है, या जो कविताएं लिखी हुई हैं उस समय के लोगों के द्वारा, उनसे हमें उनके बारे में नॉलेज या इंफॉर्मेशन मिलती है। इन पोएम्स में उन चीफ्स के बारे में बताया गया है और उन्होंने किस तरह से अपना जो पावर है उसको एक्वायर किया था और उसके जो रिसोर्सेज थे उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उसके बारे में इन पोएम्स में बताया गया है। मैनी चीफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग द सातवाहन्स हु रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया and the Shakas, a people of Central Asian origin who established kingdom in the northwestern and western part of the subcontinent, derived revenues from long-distance trade. Their social origin were often obscure, but as we will see in the case of the Satvahans, once they acquired power, they attempt to claim social status in a variety of ways. कई ऐसे सरदार या राजा थे जिनमें हम उदाहरण ले सकते हैं सातवाहन और शकों का। ये लंबे जो ट्रेड होते थे लॉन्ग डिस्टेंस से, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। इन लोगों का, जिनमें सबसे पहले सातवाहन जो है, उनका जो रूल ओवर जो पार्ट था इंडिया का, उसमें वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के पार्ट पर रूल किया था इन्होंने। साथ ही जो शक थे उन्होंने सेंट्रल एशिया के ओरिजिन से आए थे, उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट पर, जो इंडिया है सब कॉन्टिनेंट, उसके जो ये पार्ट है वहाँ पर रूल किया था। इनके जो सोशल ओरिजिन है उसके बारे में तो हम ऑब्सक्योर है, यानी हमें उनके बारे में हमें सिक्योर जानकारी या सोर्स के बारे में हमें पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आए थे। लेकिन जब वो पावर गेन कर लेते थे, एक्वायर कर लेते थे, उसके बाद में पावर मिलने के बाद में अपने सोशल स्टेटस के लिए वो क्लेम करते थे। एक तरह से राजा का जो अधिकार होता है उसे पाने के लिए जब वो पावरफुल हो जाते थे तो एक तरह से राजा के सिंहासन के लिए वो हकदारी का, या एक तरह से उस पद के लिए अपने आप को क्लेम करते थे अपने आप को। डिवाइन किंग्स, वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वाज आइडेंटिफाई विद अ वैरायटी ऑफ डेटीज। तो हाई स्टेटस के लिए क्लेमिंग करने से मतलब है कि अपने, जब उनके पास पावर आ जाती थी, इतने पावरफुल हो जाते थे कि वो कंट्रोल कर सकते हैं एक पूरे सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, तब वो राजा बन जाते थे। और उनके लिए सबसे अच्छा तरीका होता था कि ऐसे पावर को प्राप्त करके राजा बनने के बाद अपने आप को किसी देवी देवता से कनेक्ट कर लेना, अपने आप को उनसे जोड़ लेना, ताकि लोग आपको राजा के जैसे देवताओं के साथ या देवताओं का वंशज मानते हुए आपको आदर कर दे या रेस्पेक्ट करे आपका। दिस स्ट्रेटजी इज बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड बाय द कुषाण्स हु रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो ये कुषाण जो शासक थे, जिन्होंने रूल किया था सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक, उनके बारे में इस उदाहरण को अच्छे से समझ सकते हैं, इस बारे में कि अपने आप को देवताओं से जोड़कर ज़्यादा अधिकार प्राप्त करने किस तरह से उन्होंने प्राप्त किया। और ये जो स्ट्रेटेजी थी उन्होंने कुषाण ने अच्छे से अपनाई थी। द हिस्ट्री हैज़ बीन रिकन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड टेक्सचुअल ट्रेडिशन। द नोशन ऑफ किंगशिप वेरी they wished to project are perhaps best evidence in their coin and sculptures। इनके बारे में जिस तरह का ये शासन चाहते थे, जिस तरह का उनका आइडिया था या विश प्रोजेक्ट करना चाहते थे वो अपने राज्य में, तो इसके बारे में हमें जो इनकी एविडेंस है, जो कि कॉइन्स और स्कल्पचर्स है, उनमें हम इसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं।
कुषाण हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए उनके जो इंस्क्रिप्शंस थे और जो उनके टेक्सचुअल ट्रेडिशंस थे, जो उनके लिटरेचर थे, उससे इसमें हेल्प मिली है कि किस तरह का वो शासन चाहते थे, और उसी तरह से उन्होंने अपने कॉइन्स पर खुद को इंस्क्राइब करवाया। Colossal status of Kushan rulers have been found installed in a shrine at Mart near Mathura. Similar status have been found in a shrine in Afghanistan as well. Some historians feel this indicates that the Kushans considered themselves godlike. Many Kushan rulers also adopted the title Devputra or son of gods, possibly inspired by Chinese ruler who called themselves son of heaven. मथुरा में क्लॉजल मिला है कि बहुत ही बड़ी मूर्ति स्टेटस मिला है जो कि जो कुषाण रूलर है उनकी है, और ये स्थान जो है वो मथुरा में माट नामक जगह है, वहाँ पर मिला है। इसके साथ ही अफ़गानिस्तान के भी एक मंदिर से इसी तरह की कुछ स्टैचूज़ मिले हैं। तो इस तरह से जो हिस्टोरियंस हैं वो मानते हैं कि इस तरह कुषाण जो किंग्स थे वो अपने आप को गॉड लाइक मानते थे, या भगवान के जैसे वे भगवान के बराबर अपने को मानते थे। उन्होंने कई जो कुषाण थे उन्होंने अपने नाम के साथ में देवपुत्र भी जोड़ा, यानी कि भगवान का पुत्र के नाम से उन्होंने अपने नाम के आगे लिखवाया। और हो सकता है वो जो चाइनीज़ रूलर थे जो कि अपने आप को सन्स ऑफ हेवन कहते थे, स्वर्ग के पुत्र के नाम से अपने आप को बताते थे, उन राजा से इंस्पायर थे। नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट of this chapter will be read in next videos.